नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में। दोस्तों, ये है आपकी 75 डेज इंग्लिश प्रैक्टिस चैलेंज की 71st क्लास, यानी कि ये सीरीज़ आपकी लगभग कंप्लीट होने वाली है। एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये रामबाण सीरीज़ है, ऐसी सीरीज जिसकी एक बच्चे को सच में ज़रूरत होती है। जैसे कि 70-75 दिन में मैंने आपको हर क्लास में 50 क्वेश्चन का टारगेट रखा है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी और कितनी बढ़िया कंटेंट से भरी हुई क्लासेस होंगी। एक क्लास में आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं। 75 डेज मतलब लगभग 4 महीने का कंटेंट आपको इसमें मिल जाता है। पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अभी ये हमारी कंप्लीट होने वाली है। 5 क्लासेस आपकी आखिरी बची हैं, जिसमें मैं आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस के एमसीक्यूज कराने वाला हूँ, जो कि 2023 में, 22 में, 21 में टीसीएस के द्वारा पूछे गए थे। ठीक है जी। ये आपके अपकमिंग सीजीएल एग्जाम, सीएचएसएल, सीपी और फेज 12 और सीडीएस एग्जाम सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है। अगर आप में से कोई भी बच्चा गुरुकुल ज्वाइन करना चाहता है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ आपको हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, गाइडेंस, ठीक है, कंप्लीट रूटीन, डाउट्स, सब कुछ मिल जाता है इस जगह। ठीक है ना। और अगर आप लोग लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे हमारा नया बैच चल रहा है। लाइव बैच है 16, बैच नंबर 16। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसमें कंप्लीट इंग्लिश आपको पढ़ाई जाती है। और अगर वीओडी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो सीपीओ, सीएचएसएल और फेज 12 के जो अभी 1-2 महीने में एग्जाम्स आने वाले हैं, उनके लिए कंप्लीट बेस्ट सेलर वीओडी बैच आपका ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ठीक है जी। चलिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, इडियम्स एंड फ्रेजेस का पहला क्वेश्चन। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है लिली लिवर्ड। अब 2 तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो ईडियम ऊपर लिख देता है, नीचे आपके मीनिंग लिख देता है, या फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि ऊपर मीनिंग लिख देगा, अंडरलाइन करके पूछेगा कि कौन से ईडियम का ये मीनिंग है, वो नीचे 4 ईडियम्स डाल देता है। कैसा भी आए, आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस याद होने चाहिए, तभी आप लोग इनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है जी। तो देखो, लिली लिवर्ड का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका लिवर, यानी कि जिसका दिल, कह सकते हो बहुत ही चिकन जैसा, चिकन हार्टेड भी एक ईडियम होता है, वो भी यही होता है। और लिली लिवर्ड का मतलब भी यही होता है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही डरपोक है, इसको कहते हैं डरपोक, इसको कहते हैं डरपोक। ठीक है जी। एसएससी सीजीएल 14 जुलाई 2023 पहले शिफ्ट का ही सवाल आपके सामने। ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। नॉट ब्रेव, नॉटी तो शरारती होता है, कॉमिकल होता है जो कॉमिक करता है, मजाकिया टाइप का, और ब्रेव होता है बहादुर। ठीक है। पूजा ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बट सून सी ट्राइड हरसेल्फ अप इन नोट्स। पूजा ने अपनी प्रॉब्लम को जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही जल्दी क्या हो गई, सी ट्राइड हरसेल्फ अप इन नोट्स। ये एक ईडियम होता है, ट्राई समवन या ट्राई वन सेल्फ, ट्राई वन सेल्फ अप इन नोट्स, उलझनों में पड़ जाना। इसका मतलब होता है उलझन में पड़ जाना। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है उलझन में पड़ना। उलझन में पड़ना क्या मतलब हो गया इसका? सिंपल मतलब है कि भैया कंफ्यूज हो गया बेचारा। ठीक है। बिकम वेरी कंफ्यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। जब आप कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मैं क्या कहूँ, ये तो कुछ का कुछ हो गया। इसी को कहते हैं ट्राई वन सेल्फ अप इन नोट्स। नोट्स होती है गांठ है, उलझन, तो समझ जाओगे। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक होता है टू किक द बकेट, ये बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया। किक द बकेट होता है। ठीक है। एक हिट द बैग होता है। हिट द बैग मतलब सोने जाते हैं तब बोलते हैं। किक द बकेट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है या मरने वाला होता है, यानी कि तुरंत अभी अभी मरा है। टू डाई, मरना, इसका मतलब होता है मर जाना। ठीक है। ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, जैसे मरने वाला आदमी होता है तो पैर से ऐसे लात दे देता है किसी चीज़ में, फिर वो मर जाता है। फिल्मों में आपने बहुत देखा होगा। टू डाई इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है जी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिस द बोट, आपको नदी क्रॉस करनी है, एक ही वोट थी, वोट चली गई, मिस कर दिया आपने वोट को, मतलब आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी थी, आपने वो भी गंवा दी। तो मिसिंग योर अ गुड अपॉर्चुनिटी, मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन नंबर ए। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई, एक अवसर आया था, वो आपने मिस कर दिया।
इसी को कहा जाता है मिस द बोट। क्लियर है? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। टू बेल द कैट, बिल्ली के गले में अगर आपको घंटी बांधनी हो तो ये बहुत डिफिकल्ट कार्य होता है। हालांकि उतना भी डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ बिल्लियां ऐसी होती हैं जिनके गले में घंटी बांधना एक बहुत ही कठिन कार्य होता है, यानी कि जोखिम से भरा हुआ कार्य, जोखिम उठाना। जोखिम उठाना, आजकल की बिल्लियां खतरनाक हैं, समझ रहे हो? तो उनके गले में घंटी बांधना आसान नहीं है। दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क, और यू कैन से यू टू फेस रिस्क। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, द पुलिस हैव नॉट येट बीन एबल टू सॉल्व द केस, इट सीम्स टू बी डैश, यानी कि पुलिस ने अभी तक इस केस को सॉल्व नहीं कर पाया है। इट सीम्स, ये लग रहा है डैश, कैसा लग रहा है? शायद ये ऐसा हो सकता है। कैसा? इन अ नट सेल। इन अ नट सेल का मतलब होता है इन ब्रीफ, मतलब शॉर्टली किसी चीज को समझाते हैं ना, संक्षिप्त में। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है एक नई शुरुआत। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है एक बहुत ही डिफिकल्ट कार्य। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत डिफिकल्ट कार्य है, तभी तो पुलिस सॉल्व नहीं कर पा रही है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। शार्प प्रैक्टिस, मैंने कहा भाई तुम बहुत पैसा कमाते हो यार, इतना उल्टा सीधा पैसा कहाँ से कमा लेते हो? लाखों रुपया कमा रहा है आदमी। उन्होंने कहा इसमें थोड़ी शार्प प्रैक्टिस लगती है, ऐसे कार्य जो नॉर्मल आदमी नहीं करता है, यानी कि गलत कार्य करना। 2 नंबर का पैसा, 2 नंबर का पैसा होता है 2 नंबर का काम। 2 नंबर का काम समझते हो? यानी कि बेईमानी से किया गया कार्य, इसको कहते हैं बेईमानी, इसको कहते हैं बेईमानी। ठीक है ना, समझ गए बात को? हाँ, ये होता है डिसऑनेस्टी। अगर आप किसी भी के साथ में डिसऑनेस्टी अपनाते हैं तो उसी को कहा जाता है शार्प प्रैक्टिस। मेड अ बिग फ्यूज अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम, एक छोटी सी दिक्कत थी बहुत बड़ी बना दी। एक छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ी बना देना, यानी कि बात का बतंगड़ बनाना। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, एक छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा बना देना, ये होता है मेड अ बिग फ्यूज अबाउट ए स्मॉल प्रॉब्लम। एक छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा देना, बड़ा बना देना। ठीक है ना, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। टुडे द कंट्रीज नेशनलिस्ट्स रूल द रूस्ट, जो भारत के लोग हैं ना नेशनलिस्ट, ये क्या कर रहे हैं? रूल द रूस्ट। अब देखो, रूल द रूस्ट एक ईडियम होता है, इसका क्या मीनिंग होना चाहिए बताओ? रूल द रूस्ट का मतलब होता है अधिपत्य जमा लेना, या फिर प्रतिनिधि होना, या अधिपति होना, कह सकते हो। रूल द रूस्ट मतलब होता है अधिकारी हो जाना, या ऐसे कह सकते हो। रूल द रूस्ट का मतलब होता है अधिकारी, समझ रहे हो? पदाधिकारी होना, पदाधिकारी होना, ऐसे कह सकते हो। यानी कि किसी भी चीज़ का बोलते हैं आजकल तुम्हारी चल रही है, आजकल इस वाली पार्टी की ज़्यादा चल रही है, आजकल तुम्हारा राज चल रहा है, ऐसे करके तुम्हारा टाइम। टू बी इंचार्ज, किसी भी चीज़ का इंचार्ज होना। इंचार्ज मतलब एक तरीके से हेड होना, कि भैया इनका ही चल रहा है आजकल बोलबाला। एट एन आर्म्स लेंथ होता है, एट एन आर्म्स लेंथ। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, इसका मतलब क्या होता है? दूरी बनाए रखना। इसका मतलब होता है जी दूरी बनाए रखना। इसका मतलब क्या होता है जी? दूरी बनाए रखना। ठीक है, तो अवॉइड प्लेइंग विद गेम, अवॉइड बिकमिंग फ्रेंडली विद समवन। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, अपने एटीट्यूड की जब बात करें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर किसी के साथ घुलते मिलते नहीं, उनका एक स्टैंडर्ड होता है ना, वो अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा सेपरेट रखते हैं, है ना, हर किसी के साथ घुलते मिलते नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? किसी व्यक्ति को अपने से थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं। कुछ लोग तुरंत घुल मिल जाते हैं, उनका व्यवहार ऐसा होता है पोलाइट बढ़िया, तो वो किसी के साथ भी घुल मिल जाते हैं। तो कुछ लोग एटीट्यूड में दूरी बनाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं एट एन आर्म्स लेंथ, मतलब टू अवॉइड बिकमिंग फ्रेंडली विद समवन। किसी के साथ ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है, थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं। अगला बताओ, नेक्स्ट। इसका आंसर करके बताएंगे जल्दी, ठीक है जी।
स्क्रैप द बैरल, स्क्रैप द बैरल का मीनिंग कौन बताएगा? ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, हाइडिंग समथिंग, या यूजिंग ऑल द वेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, या टू बी फोर्स्ड टू यूज समवंस वंस लास्ट रिक्वेस्ट। हाँ देखो, स्क्रैप द बैरल का मतलब होता है, आप कह सकते हो मजबूर करना, मजबूर करना, ठीक है, किसी चीज के लिए। अब देखो पूरा तो मैं यहाँ हिंदी मीनिंग नहीं लिखूंगा, मैं बता देता हूँ। स्क्रैप द बैरल का मतलब होता है किसी व्यक्ति को मजबूर करना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस चीज के लिए मजबूर करना? आपके पास कोई एक लास्ट रिसोर्स बचा हुआ है किसी चीज का, और जबरदस्ती आपको बोला जा रहा है कि आपको ये यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स, आप वो काम नहीं करना चाह रहे हैं फिर भी आपसे करवाया। आप फिल्मों में देखते होंगे जो विलन होता है वो बंदूक रख के बच्चे के सर पे और उससे कोई काम करवाता है जो कि वो नहीं चाहते हैं, ऐसे करके। तो ऑप्शन डी, अ डिम अ डजन क्या होता है बताओ? हर आइडियाज वर वर्थ अ डिम अ डजन। अच्छा यहाँ पे देखो, एक डिम अ डजन को ना यूज करके रखा गया, ठीक है ना, यूज करके एक सेंटेंस के अंदर डाला गया। तो आपको ये बताना है कि एक इस वाले इडियम को यूज करके कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सही जा रहा है, क्योंकि सेंस आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे सेंस मीनिंग निकालना पड़ेगा। तो देखो, डिम अ डजन का मतलब क्या होता है? द कंसर्ट टिकट्स वर अ डिम अ डजन एंड सोल्ड आउट क्विकली। इसमें से क्या लगाना चाहिए आपके हिसाब से बताओ? देखो, हर आइडियाज वर वर्थ अ डिम अ डजन एंड डिड नॉट इम्प्रेस द बॉस। तो डिम अ डजन का मतलब होता है प्रभाव ना छोड़ना, ठीक है, किसी कार्य का प्रभाव ना छोड़ना, यानी कि आपने कोई एफर्ट डाले, आपने कोई कार्य किया, ठीक है ना, आपने कोई ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से किसी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कि कोई इम्प्रेस ही नहीं हुआ, किसी पे कोई फर्क नहीं, तो इसी को कहते हैं अ डिम अ डजन। मतलब समझते हो ना, हर आइडियाज वर वर्थ अ डिम अ डजन एंड डिड नॉट इम्प्रेस द बॉस। तो ये हो जाएगा, उसके जो आइडियाज थे वो बहुत ही कैसे थे, बेकार, क्योंकि उससे किसी पे कोई इंप्रेशन नहीं पड़ा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बीट अबाउट द बुश, किसी भी बात को घुमा फिरा के कहना, बात को घुमा फिरा के कहना, घुमा फिरा कर कहना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। किसी बात को क्या करना भाई? घुमा फिरा के कहना। टू ट्राई टू इन्फ्लुएंस, टू स्विफ्ट ब्लेम ऑन अदर्स, या टू आर्ग्यू, या अवॉइड गिविंग अ डेफिनेट आंसर और पोजीशन, ये हो जाएगा। टू अवॉइड गिविंग अ डेफिनेट आंसर, एक जो निश्चित आंसर देना चाहिए उस चीज़ को तो आप अवॉइड कर रहे हो, और जो नहीं देना चाहिए आप उनकी बातें कर रहे हो, इधर उधर से फालतू चीज़ों के बारे में बात करना। बैक अगेंस्ट द वॉल, बैक अगेंस्ट द बॉल, इसका आंसर बताओ। बैक अगेंस्ट द वॉल, 4 ऑप्शन है आपके पास, सोचो जवाब तो बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? बैक अगेंस्ट द बॉल, नहीं, be in an easy situation from where escape is difficult, be in a difficult situation from against the wall। देखो प्रैक्टिकली भी समझ सकते, जैसे दीवार है, ये क्या है? दीवार है, वॉल, ये आपकी वॉल है, और यहाँ पर आपको दबा लिया जा रहा है किसी ने। जैसे लड़ाई नहीं होती, अक्सर क्या होता है, लड़ाई हो जाती है तो वो कोई गर्दन पकड़ लेता है ऐसे, यही बता, आपके पीछे दीवार, दीवार पीछे, सामने आदमी ऐसे गर्दन पकड़े खड़ा हुआ है, तो क्या कहोगे आप? ना फंस चुके हैं, बोलते नहीं ये बंदा फंस चुका है। एक ऐसी जगह फंस जाना जहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि अब तुम भाग नहीं पाओगे, तो एक ऐसी सिचुएशन में होना जहाँ से आप अब निकल नहीं सकते, ठीक है, आप फंस चुके, चारों तरफ दीवार है, गेट पे पुलिस वाले खड़े हैं, तो भाग ही नहीं सकते। बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। बताओ इसका अगले क्वेश्चन का आंसर। टू प्राइम द पंप का क्या मतलब होता है जी? टू प्राइम द पंप का क्या मतलब होता है? क्या मैनिपुलेट समवन होता है, अचीव सक्सेस, या फिर एनकरेज द ग्रोथ और एक्शंस ऑफ समथिंग? बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा? बताओ।
या फिर टू यूज अ पंप एफिशिएंटली, पंप यूज करना, या आस्क अदर्स टू बी एम्बिशियस, किसी से एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी होने के लिए बोलना। अब पंप का मतलब समझो, सिंपल सी बात। तो पहले पंप क्या होता है भाई, आप देखो हैंड पंप होता है जिससे पानी निकालते हैं, हवा भरने वाली पंप होती है, मतलब हमेशा ये क्या करती है, चीज़ों को जनरेट करती है। पंप क्या करती है, हमेशा चीज़ों को जनरेट करती है। हैंड पंप पानी निकालता है, हवा वाला पंप हवा निकालता है, कुछ देता है लेता नहीं है, ठीक है। तो ये होता है। तो प्राइम द पंप का मतलब होता है ना, किसी भी चीज़ में बढ़ोतरी करना, इंक्रीजमेंट करना या इंक्रीमेंट करना। तो मैनिपुलेट करने का इसमें कोई सेंस है नहीं है। एनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग, कोई चीज़ चल रही है उसमें और पंप भरना, समझते हो, उसको और ज़्यादा एनकरेज कर दिया, अच्छा पंप लगा दी, मोटिवेट करना, ये होता है प्राइम द पंप। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बैड आयरन बताओ, बैड आयरन क्या होता है, सब लोग बताएंगे बैड आयरन क्या होता है। नो स्टीम, नॉट हॉट, या बैड लक, या बैड बिहेवियर। बैड आयरन क्या होता है? अरे भाई सिंपल सी बात है कि बोलते यार ये मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता रहता है, दिस इज द बैड आयरन, लाइक अ बैड आयरन इन माई लाइफ, यानी हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। बैड लक कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, बैड लक, ठीक है ना। स्वीटी हैज बीन डैश सिंस हर पेंटिंग वॉन फर्स्ट प्राइज। स्वीटी हैज बीन डैश walking on eggshell, waiting in the wings, walking into the lion's den, या walking on air। अब यहाँ पे आपको एक इडियम फिल करना है, ब्लैंक में फिल करना है, तो क्या होना चाहिए बताओ। स्वीटी हैज़ बीन वॉट, स्वीटी हैज़ बीन वॉट, स्वीटी हैज़ बीन डैश सिंस हर पेंटिंग वॉन फर्स्ट प्राइज, सॉरी हाँ, जब से उसकी जो पेंटिंग है उसने पहला प्राइज जीता, यानी कि उसने ऐसी पेंटिंग बनाई जिसकी वजह से उसको फर्स्ट प्राइज मिला है, तब से वो क्या है, बहुत ज़्यादा खुश है। तो खुश है, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है। अब खुश वाला कौन सा ऐसा इडियम है भाई, वॉकिंग एक्सेल नहीं, वेटिंग क्या हो जाएगा, वॉकिंग ऑन एयर, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, यानी कि हवा से बात करना। बोलते हैं ना आजकल मैं हवा से बात कर रहा हूँ, या आजकल तू हवा से बात कर रहा है, क्या बात है यार, क्यों इतना खुश है। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब क्या होता है बताओ, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, ये तो बहुत बार रिपीटेडली पूछा है। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, ये होता है एक्चुअल इडियम, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, मतलब ये कह सकते हो बाल बाल बचना, ऐसे कह सकते हैं। नैरोली कह सकते हैं, मतलब बहुत ही कम मार्जिन से, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। बाय जीरो मार्जिन या लिटिल मार्जिन कह सकते हो, ठीक है, कम मार्जिन से। कैसे कहें यार, बाल बाल होता है, जैसे कि मान लो किसी के मतलब मार्क्स लेके आने हैं 50, लेकिन आपके आए हैं 49.9, या फिर ऐसे कुछ होता है, तो बोलते हैं यार मैं तो जीरो, हाँ, या फिर आपके हाँ मार्क्स, तो बोलते ना कि यार मैं इतने से मार्जिन से रह गया, 0.1 से इतने मार्जिन से रह गया। इससे क्या होता है, इसको कहते हैं जस्ट बेयरली, मतलब बहुत ही, बाय जीरो मार्जिन, ऑलमोस्ट जीरो मार्जिन कह सकते हो, ऑलमोस्ट जीरो मार्जिन। ये इसके मीनिंग ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है, मार्जिन, ठीक है, बाय जीरो मार्जिन या ऑलमोस्ट जीरो, जीरो तो नहीं कहेंगे, ऑलमोस्ट जीरो कहेंगे। आप समझ जाओ, मैंने प्रैक्टिकली समझा दिया है। थोड़े से अंतराल से, हाँ ये कह सकते हैं, थोड़े से अंतराल से, कम अंतराल से, हिंदी में समझ लो, कम अंतराल, अंतराल मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है, कम अंतराल से, बहुत ही कम डिफरेंस से कोई पास होता है या फेल होता है तो उसको बोलते हैं जस्ट बेयरली, यानी कि बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। बताओ, थिक एंड थिन तो यार बहुत बार पढ़ा है कि यार हम हमेशा से ही, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम इस काम को करते आए हैं दोनों भाई मिलके। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है बताओ, अगर अच्छा समय है तो भी, बुरा समय है तो भी, यानी कि इन गुड टाइम्स एंड इन बैड टाइम्स, इन गुड टाइम्स एंड इन बैड टाइम्स, अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी। इट टर्न्स आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका क्या मतलब है, छिपा हुआ वरदान, ठीक है, इसको बोलते हैं छिपा हुआ वरदान,
छिपा हुआ वरदान, छिपा हुआ वरदान, ठीक है ना, इसको कहते हैं छिपा हुआ वरदान। यानी कि अगर आपसे कोई मुंह पे गाली दे रहा है और बाद में अच्छा सोचता है, इसको कहते हैं, ठीक है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ही हैज अ गुड इफेक्ट इवन दो ऑफ एट फर्स्ट इट सीम्ड इट वुड बी बैड। हाँ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई। शुरुआत में आपको ऐसा लग रहा था, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही बेकार चीज़ है ना, लेकिन बाद में पता चला इसके अफेक्ट जो है अच्छे। जैसे घर पे पिताजी मारते हैं शुरू से, तो हमें बहुत सारी शिकायतें होती है पापा मम्मी से कि यार मम्मी पापा हमें पीटते हैं, मारते हैं, हमें टॉर्चर करते हैं, हमें कुछ भी काम नहीं करने देते, बाहर नहीं घूमने देते, खेलने नहीं देते हैं, मारते हैं। तो हमें बहुत सारी शिकायतें होती है अपने माँ बाप से बचपन में। लेकिन वही चीज़ें बाद में जब बड़े हो जाते तब याद आती है कि हमारी इस मार का ही, जो पिताजी ने मार दी है, डांटा फटकारा, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। जब बाद में जो रिजल्ट आता है, इसी को कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छिपा हुआ वरदान। मतलब मुंह पे आपके सामने वो गलत लगेंगे, लेकिन बाद में उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो मुंह पे आपकी तारीफ नहीं करते, गाली देते हैं या अजीब तरह से बात करते हैं, लेकिन बाद में उसका मतलब आपके बारे में गलत नहीं बोलते, अच्छा बोलते हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है ना। तो ये होता है इसका मीनिंग। हैज़ ही लॉस्ट हिज माइंड, हैज़ ही लॉस्ट हिज माइंड, ही इज फॉलिंग फाउल। फॉल फाउल क्या होता है? फॉल फाउल ऑफ समबडी, इसका क्या मतलब? देखो ये तो बहुत सिंपल है। जैसे गलत खेल होता है, मतलब आपने क्या कर ली, गलत वो कर ली, चीटिंग कर ली, ठीक है। या फिर ये कहते हैं ना कि किसी के साथ, देखो ये कह रहा है उसका जो है ना, हैज़ ही लॉस्ट इज, क्या उसका दिमाग खराब है या उसका दिमाग खराब है। ही हैज़ फॉलिंग फाउल, फॉलिंग फाउल ये पूरा होता है वैसे, ठीक है, यहाँ तक। इसका मीनिंग होता है किसी के साथ, मतलब ना एक तरीके से इसका बुद्धि खराब है, ये किसी से भी क्या कर जाता है, भिड़ जाता है, ऐसे कह सकते हो। मतलब कुछ भी गलत करना, एज यूजुअल बिहेव ना करना, मतलब बिहेव आप नॉर्मल नहीं कर रहे हो, अजीब सा बिहेव कर रहे हो, बोलते यार ये किसी से कुछ भी बोल देता है, तो ऐसा बोलना। यानी कि क्वाइट पजल विद मेंटेनिंग अ सॉर्ट ऑफ कोल्डनेस, हैविंग अ एमिकेबल टॉक विद, एमिकेबल तो बिल्कुल नहीं होगा, ये हो जाएगा क्वारलिंग विद, मतलब किसी से अनयूजुअल बिहेव करना, भिड़ जाना, लड़ना, आप ये कह सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वारलिंग विद, फॉलिंग, फॉलिंग फाउल पूरा होगा, यहां से यहां तक अंडरलाइन करना है इसको, ठीक है ना, फॉलिंग फाउल। आगे चलो अगला, टू बी इन टू माइंड्स। अरे यार ये तो बहुत कॉमन सी बात है? अभी आप कह रहे थे कि मैं ऐसा करूंगा, अभी आप कह रहे थे कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, इसी को कहा जाता है टू बी इन टू माइंड्स। अगर कोई व्यक्ति दो तरह की बातें करता है, इसका क्या मतलब है? सिंपल है, टू बी अनसर्टेन, यानी कि कोई व्यक्ति किसी एक चीज को लेकर सर्टेन है ही नहीं, निश्चित ही नहीं है ना। कंफ्यूज होना, या कंफ्यूजिंग कह सकते हो, कंफ्यूज्ड कह सकते हो। वो खुद व्यक्ति जब कंफ्यूज होता है ना, तो उसको बोलते हैं टू बी इन टू माइंड्स। ऑप्शन डी, गिफ्ट ऑफ द गैव। गिफ्ट ऑफ द गैव का क्या मतलब होता है? गिफ्ट ऑफ द गैव का क्या मतलब होता है? फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फर्स्ट स्पीच, या फिगर्स ऑफ स्पीच? फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये हो जाएगा फ्लुएंसी। ये होता है अच्छा बोलने की कला, अच्छा बोलने की कला। अच्छा बोलने की कला जो होती है ना, उसी को कहा जाता है गिफ्ट ऑफ द गैव। गिफ्ट ऑफ द गैव, जब कोई व्यक्ति अच्छा बोलना जानता है, कि कुछ भी बोलेगा ना तो बढ़िया से बोलेगा, ठीक है, इसको कहा जाता है गिफ्ट ऑफ द गैव। गेट इनटू अ स्क्रैप, अभी भी स्क्रैप द बैरल का पढ़ के आए थे ना। स्क्रैप द बैरल का मतलब होता है कि किसी को मजबूर किया जाता है। ऐसे ही गेट इनटू अ स्क्रैप का मतलब भी कुछ ऐसा ही है। मतलब जब किसी जैसे गोली बंदूक रख देते हैं ऐसे करके, सुनो तुम्हारे बेटे को उड़ा दूंगा वरना ये काम कर दो, तो स्क्रैप द बैरल होता है, मजबूर करना। अब ऐसे ही गेट इनटू स्क्रैप मतलब स्क्रैप में फंस जाना, यानी कि साफ साफ सी समस्या में होना या कंफ्यूजन में होना। समस्या, या परिस्थिति में होना, समस्या में होना, इसका मतलब होता है कठिन परेशानी में होना, समस्या में होना, कंफ्यूजन में होना। इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम, ओहो गलत जगह वहां लग गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी।
वाह, क्या तरीका है, देख रहे हो डिजिटल बोर्ड का, ये कमाल है। ठीक है जी, ये हो जाएगा समस्या में होना, यानी कि इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम। अगला बताओ, सैक्सोफोन तो यार सबको पता है क्या होता है, एक यंत्र होता है, वाद्य यंत्र, जिसको बजाया जाता है, ऐसे तुरई टाइप की जो बजाते हैं ना ऐसे करके, उसमें से भोंपू ऐसे टेढ़ा करके निकला होता है, उसको कहते हैं ट्रम्पेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ट्रम्पेट, यानी कि तुरई जिसको बोलते हैं ना, एक 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 वो होता है ये। हालांकि ये ईडीएम का क्वेश्चन नहीं है, ये वन वर्ड का है, ठीक है, ये वन वर्ड का क्वेश्चन है, ईडीएम का नहीं है। इसको कहते हैं जो एक यंत्र होता है, वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, बजाने वाला, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ये, वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब देखो, अगर किसी को पता है इसको ट्रम्पेट कहेंगे, अगर किसी को नहीं पता है, ऐसा उसमें भी आता है, क्वेश्चन आता है कई बारी, ठीक है ना, इसको सैक्सोफोन कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं दिखाई देता हूँ, चलो अब इतनी बात हो गई है तो मैं आपको गूगल करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये होता है, देखो समझ गए, ये इस टाइप का जो होता है ना, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं सैक्सोफोन। 65,000 रुपये का आ रहा है अमेज़ॉन पे। चलो, इनका कोई मतलब नहीं है, पर कोई बात नहीं, अब आपको पता चल गया होगा कि होता क्या है। आगे चलो, ब्लो वंस ओवन, या सॉरी ब्लो, क्या कह रहे हैं, ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रॉपरेशंस। हाँ, इसका क्या मतलब होता है, देखो, ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रॉपरेशन, प्रॉपरेशन मतलब होता है तुलना, ठीक है, अनुपात। कि सुनो, ये जो मैं बात बोल रहा हूं ना, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं ना, दुनिया में कोई नहीं पढ़ाता, ऐसे मास्टर बोलते ना, ऐसा पूरी धरती पर कोई पढ़ाएगा ही नहीं मेरे ऐसा। मतलब सभी प्रॉपरेशन से बिल्कुल अलग है, यानी कि जो चीज़ है वो बिल्कुल असलियत से बिल्कुल अलग है, जो होना चाहिए उससे बहुत अलग है। जब कोई व्यक्ति ऐसी बात करता है तो उसको बोलते हैं ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रॉपरेशन, सारी संगति से बिल्कुल अलग होनी कोई चीज़ को बताना। ये होता है बिहेव, इस तरह से बिहेव करना जैसे कि समथिंग दैट हैज़ हैपन्ड, जो हुआ है, इज मच वर्स देन, बहुत ही बुरा हुआ है, इट रियली। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं बताता हूँ, कुछ लोग होते हैं सातिर टाइप के, जैसे कि गांव में या किसी शहर कस्बे में देख सकते हो, किसी की गली से निकल रहे हैं, अचानक से किसी में एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत माइनर सा, किसी की बिल्ली, कुत्ते या बकरी वगैरह से, या किसी के बच्चे से हल्की सी खरोंच वरोंच कुछ आ जाती है ना, तो वहाँ पर एक लेडीज़ निकल के आती है, या किसी की बाइक वाइक कुछ लग जाती है, गिर जाती है, साइकिल वाइकिल गिर जाती है, तो वो आंटी ना हद से ज़्यादा ओवर शो करता रहे, मेरा तो ये कर दिया, मेरा ये हो गया, बहुत बड़े बखान की, जितना असल में कुछ हुआ नहीं है, बट दिखाना ऐसा है कि बहुत बुरा हो चुका है, ऐसा कुछ। उसको कहते हैं बिहेव एज इफ समथिंग दैट हैज़ हैपन्ड, जो भी हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है, ठीक है, सारे अनुपातों से अलग बताना। टू गो टू द डॉग्स, कुत्तों से होके जाना क्या मतलब होता है टू गो टू द डॉग्स का क्या मतलब होता है, या बहुत ही बुरा हालत, बुरी हालत, जैसे कि मान लो रात का समय है और आप जा रहे हो, बीच कुत्तों का झुंड लगा हो, वहाँ से होते हुए जा रहे हो। टू बिकम वर्स, टू गो टू द डॉग्स मतलब बहुत ही बुरा होना, कुछ बुरा होना। गो बैक टू द ड्राइंग रूम, भाई साहब ड्राइंग बोर्ड आप जानते हो ना क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे प्लानिंग्स बनाई जाती हैं कि अब हम कुछ मतलब कुछ बिजनेस वगैरह कुछ करने वाले हैं और उसके लिए हमने प्लानिंग बनाई है, ठीक है, अचानक वो प्लानिंग फेल हो जाती है, तो फिर से हम वही दूसरी प्लानिंग बनाने, प्लान बी स्टार्ट कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं गो बैक। एक प्लान फेल हो गया या किसी कार्य में आप फेल हो गए, फिर से दोबारा, जैसे कि हमारा मिशन फेल हो जाता है इसरो वगैरह से, जैसे कोई मान लो चंद्रयान 2 फेल हो गया था, या चंद्रयान फेल हो गया था, या चंद्रयान 2 जो भी है, तो हमने दूसरा प्लान लॉन्च किया, तो वो क्या कर रहे हैं, फिर से अपने प्लान पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टार्ट ओवर। स्टार्ट ओवर का मतलब होता है रीस्टार्ट, स्टार्ट ओवर का मतलब होता है रीस्टार्ट, यानी रीस्टार्ट दी प्लानिंग, इसका मतलब होता है रीस्टार्ट दी प्लानिंग, किसी भी चीज़ की प्लानिंग को दोबारा से शुरू करना। आप अपनी ड्राइंग रूम में आ गए, फिर से आपने प्लानिंग स्टार्ट कर दी, इसको कहते हैं गो बैक टू दी ड्राइंग बोर्ड। आई एम गोइंग टू बी इन ट्रबल, तो सबको पता है इन ट्रबल का मतलब क्या होता है,
परेशानी में होना, संकट में होना, संकट में होना। ठीक है, अगर आप संकट में हो तो ये किस ईडियम का मीनिंग होना चाहिए, ऐसा कौन सा ईडियम है? वैसे इन ट्रबल तो मीनिंग होता ही है, लेकिन ये जो मीनिंग है कौन से ईडियम का है? क्या अ डेविल्स एडवोकेट इसका मीनिंग है, या फिर ऑफ बेस का मीनिंग है, या द लॉयंस ईयर, या अप द क्रीक? अप द क्रीक मतलब होता है संकट में होना, परेशानी में होना, संकट में होना। अप द क्रीक, अप द क्रीक का मीनिंग होता है संकट में होना या परेशानी में होना। ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है भाई? ऑन द बॉल का मतलब बताओ। डूइंग अ जॉब इन अ स्लो एंड इनकरेक्ट मैनर, या डूइंग अ जॉब इन अ क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर, यही हो जाएगा। ऑन द बॉल का मतलब होता है एक ऐसा कार्य करना जिसमें आपको, मतलब एक तो किसी को हम कॉम्पीट भी कर रहे हैं साथ के साथ, जैसे फुटबॉल होता है, फुटबॉल में कोई भी खिलाड़ी शांत नहीं बैठ सकता और स्लो नहीं चल सकता, वरना तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका बिल्कुल अपोजिट है, स्लो और इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट कॉम्पिटेंट, मतलब दूसरे को मात भी देनी और कार्य आगे करना जल्दी, जैसे आप अभी कर रहे हो। जो भी हमारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे हैं, एक तो उनको कॉम्पीट भी करना है क्योंकि साथ में और भी लोग काम कर रहे हैं, और फिर आपको तेज भी चलना है, क्योंकि आजकल ज़माना जो है ना फर्स्ट मूवर का नहीं है, फास्ट मूवर का है। जो पहले चला जरूरी नहीं है वो सक्सेस होगा, जो तेज चलेगा उसकी सफलता निश्चित है। फर्स्ट मूवर मत बनो, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं जरूरी नहीं कि उनका सिलेक्शन होगा। फास्ट मूवर बनो, अगर बाद में भी आए तो फास्ट करो, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो, ऑनलाइन क्लासेस का इस्तेमाल करो और फास्ट चलो। फास्ट चलेगा वही जीतेगा, फर्स्ट मूवर नहीं जीतेगा, या हो सकता है ना जीते, हो सकता है जीत जाए, लेकिन फास्ट मूवर जरूर जीतेगा, उसके चांसेस ज़्यादा है। तो वही होता है, इसका मीनिंग वही है। ऑन द बॉल मतलब समझ रहे हो, फास्ट काम करना है प्लस कॉम्पीट करना है, कंपटीशन का भी ध्यान रखना है, सही डायरेक्शन में काम करना है। ठीक है, चलो इनको ने मीन वो लिख लेता हूँ। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। मैं थोड़ा सा वो लिख लूँ, क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम फॉर द गिवन सिचुएशन। इस सिचुएशन के लिए आपको एक सटीक ईडियम ढूंढ के बताना है, कौन सा ईडियम ऐसा होगा जिसका मीनिंग ये होगा, बताओ। जैसे आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट माई न्यू असाइनमेंट, आई सेंट द ईमेल विदाउट द रिक्वायर्ड अटैचमेंट, व्हाट हैव आई डन, व्हाट हैव आई डन। ठीक है, तो मैं एक नए असाइनमेंट के लिए क्या था, बहुत ही एक्साइटेड था। आई सेंट द मेल विदाउट द रिक्वायर्ड अटैचमेंट, जो भी रिक्वायर्ड अटैचमेंट थे उनके बिना ही मैंने मेल सेंड कर दिया। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। तो इसका मतलब होता है जंप्ड द गन, मतलब हमने क्या करा। इस पूरे सेंटेंस के अंदर आप देखो कि जल्दबाजी में काम किया गया है, जल्दबाजी में कोई काम करना, इसका मीनिंग होता है जल्दबाजी में कोई काम करना। जल्दबाजी में कोई काम करना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा जी, समझे। हाँ, तो ये हो जाता है जंप्ड द गन का मतलब होता है जल्दबाजी में कोई काम करना, यानी कि फालतू में तुरंत आप ये काम कर देते हो, तुरंत जैसे नोटिफिकेशन आया सीधे फॉर्म भरने चले गए, या कुछ भी किसी ने बोल दिया, ऐसे करके होता है। जंप्ड द गन मतलब किसी भी कार्य में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करना। टू फेस द म्यूजिक, सबको पता है यार, जब आप घर जाओगे वापस खेल के, जैसे आप बाहर से खेल कूद के आ रहे हैं या कहीं से पार्टी शार्टी करके आ रहे हैं, जब वापस घर जाओगे ना तो वहाँ पे आपको गाने सुनने को मिलते हैं, पिताजी सुनाते हैं गालियाँ, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं फेस द म्यूजिक, मतलब डांट फटकार सुनना। बीइंग चैलेंज टू द म्यूजिक कंपटीशन नहीं, बेरिंग द एंटायर ऑडियंस नहीं, टू बियर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रॉन्गफुल एक्शंस, आपने कुछ गलत किया है फिर उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, चाहे वो बॉस सुनाए या पापा सुनाए या मम्मी सुनाए। आपने मान लो चीनी की पैकेट लेके आ रहे थे, वो फैल गई तो अब तो गाने सुनने पड़ेंगे पिताजी के मम्मी के। एक होता है स्टायर ऑफ एन हार्नेस्ट, ये बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया, हार्नेस्ट नेस्ट का क्या मतलब होता है, हार्नेस्ट नेस्ट। ठीक है, स्टायर अप अ हार्नेस्ट नेस्ट का क्या मतलब होता है, ये होता है किसी भी परेशानी को और ज़्यादा बढ़ाना, किसी परेशानी को और ज़्यादा बढ़ाना, ये हो जाएगा प्रवोक ट्रबल, प्रवोक। ठीक है, परेशानी को और ज़्यादा बढ़ाना, परेशानी को बढ़ाना, इसका मतलब होता है परेशानी को बढ़ाना, समझ गए।
समझे हो कि नहीं, परेशानी को और ज़्यादा बढ़ाना, प्रोवोक ट्रबल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है, या फिर इसको हटा दो, पूरा लिख लो, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स यहां तक। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का क्या मतलब होता है बताएंगे? ये होता है मूसलाधार बारिश। क्या होती है जी? मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश होना, ये होती है मूसलाधार बारिश। समथिंग दैट डज नॉट अपसेट, इट इज रेनिंग वेरी हैवीली, इसका मीनिंग हो जाएगा इट इज रेनिंग वेरी हैवीली, बहुत तेजी से बारिश होना। मूसलाधार बारिश का मतलब ही होता है कि बहुत तेजी से बारिश हो रही। टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लो सामने बुल है, बैल, और उससे आपको लड़ना है, तो उसके पैर पकड़ोगे, हाथ पकड़ोगे, क्या पकड़ोगे, गर्दन पकड़ोगे, उसके सींग पकड़ो, वही सबसे बड़ा हथियार है। तो जो चीज़ सबसे मेन है आपने वहीं पर अटैक करा है, यानी कि विरिंग ए स्कल नहीं, डिकैपिटेट द बुल नहीं, टू मेक अ स्टूपिड डिसीजन नहीं, टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक कठिन परेशानी को। अगर देखो वैसे तो आप बैल से नहीं जीत पाओगे, लेकिन अगर आप सीधा कब्जा उसके सींगों पे कर लेते हो तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा, उस पर कब्जा करो कैसे भी, जो मेन चीज़ है उसको पकड़ो। डिफिकल्ट सिचुएशन को इन अ वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे, सटीक जगह पे आपने वार किया है, तो आप अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन को डील कर सकते हो। स्टॉप वर्किंग, ये एक मीनिंग है, कौन से ईडियम का मीनिंग है ये बताना। ये तो मीनिंग है, अर्थ है, लेकिन ईडियम नीचे होगा, बताओ, ईडियम नीचे है। गिव इट अ वर्ड, पुट आइस ऑन इट, रन अराउंड इन सर्कल, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है काम बंद करना, काम बंद कर देना, जो भी काम है उस काम को बंद कर देना, आपने उस काम को करना ही बंद कर दिया। स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग इज कॉल्ड, इज द मीनिंग ऑफ कॉल इट अ डे। अंडर द क्लाउड का मतलब होता है सस्पेक्ट में होना, सस्पेंशन, सस्पेक्ट, संदेह में होना, यहां पे लिख लेना। ड्राइवर वॉज अंडर सस्पिशन, अंडर सस्पिशन इसका मीनिंग होता है अंडर सस्पिशन, संदेह में होना, हाँ, संदेह में होना, संदेह में होना, ये इसका मीनिंग होता है डाउट में होना, संदेह में होना, समझ गए? अंडर द क्लाउड। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, वेरी रेयरली, कभी कभार। कभी कभार का क्या मतलब होता है? बहुत सिंपल है, कभी कभार मतलब वेरी रेयरली, ठीक है, वेरी रेयरली, बहुत ही कभी कभार। अ परफेक्ट स्टॉर्म मतलब एक होता है ना भूचाल जिसको बोलते हैं, परफेक्ट स्टॉर्म क्या हो जाएगा? द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। भाई अगर बहुत ही खतरनाक लेवल का क्या आया है, खतरनाक लेवल का अगर तूफान आया है, समझ लो खतरनाक लेवल का, तो हम क्या कहेंगे? ये बहुत ही वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन है, बहुत बुरी से बुरी सिचुएशन है, ठीक है जी। हाँ, बैड ब्लड देखो, बैड ब्लड क्या होता है? बैड ब्लड का मतलब होता है शत्रु होना, एकदम शत्रु होना। तो सी इज सो स्कैर्ड कॉकरोचेस, द डॉक्टर ड्रॉप्ड बैड न्यूज, गैंगस्टर हैड सम बिटर रिलेशन। बैड ब्लड का मतलब होता है बिटर रिलेशन, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये तो ईडियम है, अब इस ईडियम का मीनिंग हमने किसी चारों में से किसी एक सेंटेंस में डाल रखा है। तो बिटर रिलेशन जो होता है वही मीनिंग होता है बैड ब्लड का, ठीक है जी। योर करियर इज नाउ कंप्लीटली ऑब्सोलेट, अगर कोई चीज बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, कंप्लीटली ऑब्सोलेट। मूविंग लाइक अ वर्म, एज डेड एज अ डोरनेल, डेड इवन, या हैंगिंग बाय द थ्रेड, ये हो जाएगा, ठीक है। बहुत पुराना हो जाना, एज डेड एज अ डोरनेल, ठीक है ना, पुराना, बहुत पुराना कह सकते हो, बहुत पुराना इसको कहा जाता है जी, बहुत पुराना, ठीक है ना, बहुत पुराना। आई एम मोर पावरफुल देन वॉट दे एक्सपेक्टेड, डैमसेल इन डिस्ट्रेस, दे कॉट अ टार्टर, कैच अ टार्टर, कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, कटिंग अ क्लोथ, यही हो जाएगा।
दे कैच अ टाटर, कैच अ टाटर, कॉट अ टाटर है वैसे तो यहाँ सेकंड फॉर्म, लेकिन कैच अ टाटर का मीनिंग होता है, देखो कैच अ टाटर का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको जो समझ रहा है, अगर आप उससे ज्यादा निकलते हैं पावरफुल, इसी को कैच अ टाटर कहा जाता है। इसका कोई हिंदी मीनिंग मैंने जैसे बताया वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। आई एम मोर पावरफुल, इसका जो मीनिंग होता है ना वो होता है मोर पावरफुल देन दे एक्सपेक्टेड। जब भी आपको कोई जितना पावरफुल समझ रहा है आप उससे ज्यादा पावरफुल निकलते हैं, उसी को कहा जाता है कैच अ टाटर। समझ रहे हो? हाँ, खोदा पहाड़ निकली चुईया और खोदी चुईया निकला पहाड़ टाइप, मतलब कुछ हम अंडर एस्टिमेट करते हैं और वो निकलता बहुत पावरफुल आदमी, ऐसा कुछ। कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है बताओ? कट कॉर्नर्स का जो मीनिंग होगा ना वो यहाँ पे किसी एक सेंटेंस के अंदर डाला गया होगा, तो आपको वही सिलेक्ट करना है कट कॉर्नर्स का क्या मीनिंग होता है। पहले तो कट कॉर्नर्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, बताओ। देखो, कट कॉर्नर्स का मतलब एक तरीके से ये होता है कि आपकी वैल्यू कम करना या किसी चीज की वैल्यू कम करना, डीवैल्यू करना, डिवैल्यूएट करना, डिवैल्यू या डिग्रेड करना। ही कट कॉर्नर्स ऑन हिज होमवर्क, हाँ सॉरी, कट कॉर्नर्स मतलब कमी करना, ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए ही इसका आंसर हो जाएगा। कमी करना, कट कॉर्नर्स मतलब कमी करना, छोटा करना, संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया इतना इतना कर दो, ऐसा आपने उसमें से कम काम किया, थोड़ा थोड़ा सा कट कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपने चीज़ों में कमी कर दी जिसकी वजह से उसको बैड ग्रेड मिले हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही। हिट द जैकपॉट तो सबको पता है यार, बहुत बार पूछा गया रिपीटेडली, बताओ। हिट द जैकपॉट, जैसे कि आप जुआ खेल रहे हैं और अचानक से आपकी लॉटरी लग गई, एक बहुत बड़ा खेल खेल गए आप, दैट इज कॉल्ड गेमिंग अ बिग सक्सेस या गेनिंग अ बिग सक्सेस। हिट द जैकपॉट मतलब होता है लॉटरी लग जाना या कुछ बड़ा हाथ लगना, ठीक है। एसएससी सीजल 21 जुलाई 2023 फोर्थ शिफ्ट, सारे के सारे एसएससी सीजल 2023 के सवाल पूछे जा रहे हैं। गेनिंग अ बिग सक्सेस, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करना। ऑकर्ड विद अ वार्निंग, जैसे कुछ भी होता है विदाउट अ वार्निंग, अचानक से जब घटना घटित हो जाती है, इसको कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू एक ईडियम होता है, जैसे अचानक से जब हमारे ऊपर कोई वो भी बुरी घटना होती है, नेगेटिव, वो घट जाती है ना, तो उसको ऑकर्ड विदाउट अ वार्निंग कहा जाता है। ट्रू पर्सनैलिटी कौन होते हैं जी? हॉट पोटैटो, ट्रू कलर्स होते हैं। ट्रू कलर्स मतलब ट्रू पर्सनैलिटी, ऐसे लोग जैसे सामने दिख रहे हैं वैसे ही अंदर से हैं, तो उनको हम ट्रू कलर्स बोलते हैं। ट्रू कलर्स मतलब ट्रू पर्सनैलिटी, ठीक है। ट्रू कलर्स मतलब ट्रू पर्सनैलिटी, क्लियर है जी। रवीश इज रेडी टू थ्रो कॉशन टू द विंड, देखो आपने जो भी कॉशन है, जो भी प्रिकॉशन है, आपने उनको हवा में फेंक दिया, यानी कि अब आपको टेंशन नहीं है कि मुझे कोई मार पाएगा, यानी कि आप रिस्क ले रहे हो। जैसे कि अगर कोरोना की वेव आ रही है और आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, आपने सारे प्रिकॉशन हवा में उड़ा दिए, इसका मतलब है कि आप रिस्क ले रहे हो। टेक रिस्क, जोखिम उठाना। नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली, ये एक मीनिंग है, और कौन से ईडियम का मीनिंग है ये आपको बताना पड़ेगा। ये तो अर्थ है, ये तो मीनिंग है। अब ये जो मीनिंग है वो कौन से ईडियम का है वो नीचे से आपको लेना पड़ेगा, बताइए। पुल समवंस लेग, दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट इज कॉल्ड इज द ईडियम दैट विच मीनिंग इज नॉट टू टेक थिंग्स सो सीरियसली, तो ये हो जाएगा टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, मतलब चीजों को ज्यादा सीरियसली ना लेना। बैड सर्कमस्टेंसेस, देखो गुड लक केम टू हिम फ्रॉम बैड सर्कमस्टेंसेस, ये अभी रिपीट हो चुका है, मैंने अभी बताया था ना कि ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज मतलब इट इज या इट वॉज अ ब्लेसिंग, इट वॉज अ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग इन, नहीं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये होगा लास्ट वाला, इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि पहले तो आपको सब कुछ बुरा लग रहा था, बैड सर्कमस्टेंसेस, लेकिन बाद में अच्छा लगा या बाद में कुछ अच्छा हुआ उसकी वजह से, तो ये छिपा हुआ वरदान हो गया, ठीक है जी। टू वेदर द स्टॉर्म का क्या मतलब होता है? टू वेदर द स्टॉर्म मतलब कोई बहुत बड़ी परेशानी आई और आपने उसको बहुत ही लाइटली डील कर लिया, ठीक है। टू डील विद द सिचुएशन विदाउट थिंकिंग, विदाउट बीइंग हार्म्ड, ये हो जाएगा।
ऑप्शन ए, बिना सॉरी हाँ ये भी सही है, दोनों है। हाँ, सिंपल ही नहीं, कठिनाई से। टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, सिंपल सिचुएशन नहीं, दोनों ही सेम सेम से हैं, तो मैंने ए लगा दिया, होगा डी। अगर आपके सामने कोई विपदा आई है, आपने उसको बहुत ही बिना उससे अफेक्ट हुए आपने उसको डील कर लिया कि मैं बर्बाद होने से बच गया, मेरे पे इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट बीइंग हार्म्ड, आपको कोई परेशानी नहीं हुई और आपने उस सिचुएशन को डील भी कर लिया। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अभी तक हमारे कितने क्वेश्चन हो गए भैया? 50 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसके आगे का जो भी पार्ट होगा वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन हो गए आज की क्लास में, क्लास नंबर 71 है। अब 72, 73, 74, 75 4 क्लास और होंगी, ईडीएम सारे कंप्लीट, ठीक है जी। चलिए, अगर आप लोगों को गुरुकुल ज्वाइन करना है तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, यहाँ आपको तैयारी कराई जाती है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सब कुछ, और जो भी रिक्वायर्ड होता है वो सारी की सारी चीज़ आपको यहाँ मिलती हैं। और ये है आपके, ठीक है जी, क्या ऑनलाइन बैच चल रहा है हमारा ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे, लाइव बैच अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 16 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सीपीओ के लिए स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो वीओडी बैच है, इसमें फाउंडेशन और प्रैक्टिस बैच दोनों है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ये बेस्ट सेलर बैच बन चुका है हमारा, क्योंकि इसमें फ़ायदा बहुत है। ये 600 रुपये का बैच आपको इसी में मिल जाता है, 400-500 रुपये का ये प्रैक्टिस बैच अलग से मिल जाता है, यानी कि 1100 रुपये का बैच मात्र 500 रुपये में आपको मिल जाता है, जो कि आगे भी काम आएगा। 1 साल की वैलिडिटी भी है इसको, तो आप सीजीएल के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बैच बहुत अच्छा है आपके लिए। बाकी टेलीग्राम चैनल से हमारे ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ओपन स्टडी एप्लीकेशन है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।